रात के समय कार थक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से आरब नीचे उतरा। आरब ने घड़ी देखी तो रात के ठीक 11 बज रहे थे। फिर आरब ने कार का बोनट खोला, उसे ठीक करने का कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। आरब ने अपना मोबाइल निकाला, मदद मंगवाना चाहा, पर उसका नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं था। गाड़ी के पिछले सीट पे सोई अपनी पत्नी मालती को आवाज़ दी, अरे ओ मालती, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल पे बिताना होगा, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना यह ठीक नहीं होगा। हमेशा की तरह मालती नींद में बड़बड़ाते हुए उठी। आरब, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता? कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा को बेचकर किसी अच्छे सा सेकेंड हैंड कार क्यों नहीं ले लेते हो? फिर अरब बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब तो बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। रास्ते पर कुछ दूर आगे चलते ही उन दोनों को भेड़ियों की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस रात भेड़ियों की आवाज़ से उस काली रात को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधे घंटे चलते रहे, पर उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिला, ना कोई होटल दिखे। फिर कुछ देर बाद मिताली बोली, आरब, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन सा वीराना फार्म हाउस खरीद रखा है। इसी बात पे आरब कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त एक बिजली कड़कती है और तुरंत मिताली आरब को कस के पकड़ लेता है और उसे बहुत तेज डर लगने लगता है। तेज बारिश का भी आशंका लगने लगा था। तभी चलते चलते और बिजली के चमचमाते हुई तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। तभी वे दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली के गेट पे उन्हें कोई भी वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसीलिए वे दोनों खुद ही गेट खोल के हवेली के मुख्य दरवाजे पे पहुंच गए। मुख्य दरवाजे पे डोरबेल के नाम पे एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरब ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से कोई भी घंटी का आवाज़ नहीं आया। फिर मिताली ने अपना हाथ आगे की ओर बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को ये बात बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि अंदर तो किसी घंटी का आवाज़ भी नहीं आया था जब वो रस्सी को खींचे थे, और वे दोनों कोई आवाज़ भी नहीं किए हुए थे, और दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही अंदर से आवाज़ आ गया कि अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। फिर वो दोनों दरवाज़ा खोले, अंदर गए। अंदर के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरब बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूर पे हमारे दोस्त का एक फार्म हाउस है, वही हम लोग जा रहे थे। बीच रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और मदद बुलाने के लिए
मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं क्या? झूले पे बैठा आदमी के शक्ल पे कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ठीक है, ज़रूर कर लो। टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पे सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पे गई, जो कि खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर। उस सबको, उन दोनों को एक बात कॉमन लगी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीर बिल्कुल भी ऐसा था कि वह किसी को घूर रहे हैं और गुस्से से देख रहे हैं। फिर आरव ने बोला, चलो मिताली, ऊपर फ़ोन कर लेते हैं। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पे गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उसी कमरे की दीवार पे पड़ी, जो वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम टंगी हुई थी, पर उसमें भी कोई तस्वीर नहीं था। उन्हें फिर से ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि बिना फ़ोटो का कोई फ़ोटो फ्रेम लटकाएगा क्या? कुछ देर में वे दोनों नीचे उतरे और दादा ठाकुर से बोले, आपका लैंडलाइन से तो कोई फ़ोन ही नहीं लग रहा है। फिर दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी होती रहती है। दोबारा से प्रयास करो या कुछ देर बाद कोशिश करना। चाहो तो आज की रात यहाँ पे तुम दोनों रुक सकते हो। फिर से मिताली और आरव कमरे में जाके कॉल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सब कोशिश बेकार था। आखिर में वे दोनों रात वहीं गुजारने का डिसीजन लिए। बेड पे लेटते ही दोनों की आँख लग। रात के ठीक 2 बजते ही आरव का नींद अचानक से खुला और रात के 2 बजे आरव फिर एक बार अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करने लगा, पर उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव का नज़र दीवार पे गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ देर पहले ही देखा था कि वो फ्रेम तो खाली था और अभी आरव और मिताली की तस्वीर उस फ्रेम में थी और तस्वीर पे लिखा था उनकी मौत की तारीख। आरव ने तुरंत मिताली को उठाया और मिताली ने भी वह तस्वीर देखी। फिर मिताली ने बोला, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से अभी के अभी जल्दी निकलना चाहिए। और वे दोनों दौड़ते हुए कमरे से बाहर की ओर भागे। सीढ़ियों से जैसे कि वे उतर रहे थे तो सीढ़ियों पे उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों का आवाज़ आ रहा था, जैसे कि उनके पीछे कोई दौड़ या कोई उतर रहा हो। फिर वो दोनों इतना डर चुके थे कि उन्होंने पीछे की तरफ भी नहीं देखा कि मेरे पीछे कौन है। कुछ भी करके वे दोनों बस दरवाजे को खोल के बाहर भागना चाहते थे।
पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब उन्होंने कोशिश की, बाहर से बंद थे और उनकी कोशिश नाकाम रही और वे दोनों उस बुतहा हवेली में कैद हो चुके थे। लेकिन फिर भी आरव और मिताली दरवाजे पीट रहे थे, तोड़ने और खोलने की कोशिश भी कर रहे थे, चिल्ला भी रहे थे। उस वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत का अंधेरा चादर सब कुछ ढक लिया था और चारों तरफ चालू करने लगा। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाले उसी बड़ी सी फोटो फ्रेम पे गई, जो कि उस वक्त दोनों खाली था। और अभी वो खाली फ्रेम खाली नहीं था, उसमें एक फ़ोटो था जो कि दादा ठाकुर का शैतानी फ़ोटो था, जो कि कुछ देर पहले चूल्हे पे झूल रहे थे। लेकिन अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला हवा में ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली और आरव वो बेसुध होके देखते ही रह गए। कुछ ही पल में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। उस कमरे में मिताली और आरव को बस उसकी सांसों की आवाज़ ही आ रही थी। पर कुछ ही देर में अब उन दोनों को कई लोगों की सांसें की आवाज़ भी आने लगी थी। एक एक करके सारी आवाज़ें नज़दीक हो रही थी और कुछ ही देर में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों का भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली में उसी दीवार पे एक तस्वीर टंग गई थी और दादा ठाकुर झूले पे बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।